लेकिन यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क ये भी है, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स इंडिया की जेलों में बैठ करके अपने गुर्गों के थ्रू इस तरह का नेटवर्क भी चला रहे हैं। ये बलराम डांगी जो विधायक है मैम से, ये उन्हीं के बेटे हैं और उनके ऑफिस पे फायरिंग की गई। फायरिंग करने के बाद तो एक बार तो ये आया कि हो सकता है किसी ने से फुकरेपंथी में की है। पुलिस स्टेशन के सामने है वो, पुलिस के बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने है। ओपीजी, इस दुनिया में 4 तरह की मनी है। सबसे पहला जो क्रिमिनल एक्टिविटीज से पैसा कमाया जाता है उसको कहते हैं रेड मनी। जो ड्रग्स बेच करके, स्मगलिंग करके जो पैसा कमाया जाता है उसको कहते हैं पिंक मनी। जो टैक्स का पैसा चोरी करके बनाया जाता है पैसा उसको कहते हैं ब्लैक मनी। और जो मेहनत करके मेरे आप जैसे लोग, सैलरी वाले लोग, मिडिल क्लास के लोग जो पैसा कमाते हैं उसको कहते हैं वाइट मनी। जो विदेशी नंबर से मैसेज आया कि 5 करोड़ रुपये तैयार रखना, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद आपको देख लेना आपका क्या रिजल्ट होगा। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और खास मुद्दे में हम बात करेंगे बेहद गंभीर मुद्दे की, जिस तरीके से हरियाणा में हर किसी वर्ग में गैंगस्टरों द्वारा धमकी दी जा रही है। अभी हाल ही में रोहतक से महम के कांग्रेस विधायक बलराम डांगी का धमकी दी गई और 5 करोड़ की उनसे आज यानी कि शुक्रवार को रंगदारी भी मांगी गई है। पहले फायरिंग की जाती है, पर्ची फेंकी जाती है, फिर पुलिस एक्शन लेती है। एक बदमाश को एनकाउंटर में घायल किया जाता है, जो पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, पकड़ा गया और उसमें बता भी दिया कि ये फायरिंग किसके कहने से की। इसके बावजूद 3 दिन 4 दिन बीतने के बाद 5 करोड़ रुपये रंगदारी का मैसेज विधायक बलराम डांगी के मोबाइल पर आज सुबह 8 बजे के आसपास आता है, जब वो मॉर्निंग वॉक करने के बाद अपने साथियों के साथ गपशप कर रहे थे। पिछले काफी लंबे समय से ना सिर्फ कांग्रेस के विधायक या राजनेता की बात है, बल्कि और भी अलग अलग अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के राजनेताओं को भी पिछले काफी समय से टारगेट किया जा रहा है। और पैटर्न जो देखने को मिल रहा है वो एक ही है, व्हाट्सएप पर कॉल आती है, विदेश से कॉल आती है और बताने वाला, जो धमकी देने वाला है, वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन भी देता है और कुछ दिनों की मोहलत देता है कि अगर इतने दिनों में इतने पैसे नहीं मिले तो हम रिजल्ट दिखा देंगे। तो ये अभी जो राजनेताओं को जो निशाना बनाया गया है, इससे पहले डॉक्टर, बिजनेसमैन, ठेकेदार, मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो गैंगस्टर्स के निशाने पर ना हो, उनसे रंगदारी ना मांगी गई हो। सुना तो ये भी जाता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गैंगस्टर की धमकी से परेशान होकर उनको कुछ पैसा दे भी देते हैं। इससे भी आगे की एक बात और है कि जब धमकी आती है किसी गैंगस्टर की, तो सेटलमेंट करने वाले लोग भी उस पीड़ित के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास धमकी भरा फोन कॉल या मैसेज आया होता है। ओपी जी, आज से 1.5 साल पहले जब हमने पॉडकास्ट स्टूडियो का पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया तो वो रंगदारी के ऊपर था, लेकिन उस समय टारगेट थे डॉक्टर्स, शहर के डॉक्टर्स। कोई भी ऐसा डॉक्टर जो पॉपुलर है, कोई भी ऐसा डॉक्टर जिसके हॉस्पिटल में भीड़ लगती है, जिसका थोड़ा सा नाम है, वो सब इन गैंगस्टरों से धमकी से पीड़ित हैं। कुछ ने चुपचाप मजबूरीवश अपनी सुरक्षा को देखते हुए, कुछ ने तो पैसे तक दे दिए या देने पड़े हैं, बाकी या तो रोहतक शहर ही छोड़ गए। और ये सिर्फ रोहतक शहर की बात नहीं है, ये तो आजकल हरियाणा में लगभग हर शहर में, NCR दिल्ली से लेकर हरियाणा के सभी जिलों में ये गैंगस्टर की फोन कॉल्स आ रही है जी। तो अब लेकिन राजनेताओं का जो टारगेट हुआ है, तो मुझे याद है आज से शायद 2-2.5 साल, कुछ साल पहले सोहना के विधायक से भी कुछ इस तरह की बात सामने आई थी
उसमें पुलिस ने राउंड अप भी किए थे कुछ लोगों को। लेकिन बात ये है कि जो एक्सटॉर्शन मनी मांगने वाले लोग हैं वो सब विदेश में सेटल है, और वो यहाँ लोकल कभी ना कभी उनके रूट्स यहीं पर है। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के लूप होल्स को, यहाँ के पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है और कहाँ कहाँ, और यहाँ के युवाओं को कैसे बहकाना है, वो सब जानते हैं। लेकिन वो तड़ी पार हैं, वो यहाँ यानी कि इलीगल रूप से वो वहाँ गए हुए हैं, कबूतरबाजी के थ्रू मान लीजिए आप, या ये जो डंकी रूट है इसके थ्रू गए हुए हैं, और वो वहाँ से अपना क्राइम का जो नेटवर्क है वो चलाते हैं। सत सिंह जी, पहले जो ऐसा कहते थे कि पॉलिटिकल जो लोग हैं यानी कि राजनेता है वो सेफ है। कोई भी बदमाश, कितना भी बड़े से बड़ा बदमाश, आप हरियाणा का इतिहास उठा के देख लीजिए, या आप यूपी का या राजस्थान का, हमारे साथ लगता स्टेट है दोनों, वहाँ का भी आप इतिहास उठा के देखिए, बदमाश जो है, गैंगस्टर जो है, वो राजनेताओं से दूर रहते थे। राजनेताओं को धमकी देना तो दूर, वो मतलब आंखें दिखाना, आंखें ऊपर मुंह उठा के भी राजनेता के सामने निकलने की हिम्मत नहीं करते थे, चाहे वो कितना भी बड़ा बदमाश हो। लेकिन आज आप देखेंगे, आज राजनेता ही नहीं, मतलब नेता ही नहीं, चुने हुए प्रतिनिधि, मौजूदा विधायक, सांसद या कोई और संगठन में बड़े नेता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनसे रंगदारी मांगी जाती है, उनको धमकी दी जाती है। सोनीपत के जो पूर्व में विधायक रहे हैं कांग्रेस के, सुरेंद्र पवार, उनसे रंगदारी मांगी गई पिछले दिनों, आपने सुना होगा। फिर उसके बाद महम से ही पूर्व विधायक हैं, इंडिपेंडेंट विधायक रहे हैं बलराज कुंडू, वो बिजनेसमैन भी है, उनसे रंगदारी के लिए कॉल्स आए। फिर आप देखो कि ये बलराम डांगी, ये तो बिजनेसमैन भी नहीं है, ये तो एक यूं कह सकते हैं कि ये, अगर हरियाणा के 90 विधायकों की बात करें हम, तो उनमें से गिने चुने ऐसे विधायक हैं जो, उनका इनडायरेक्टली तो पता नहीं, देखो कुछ होगा, लेकिन डायरेक्ट तौर पे हम देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस भी इनका नहीं है। खेती किसानी करने वाला परिवार है। आनंद सिंह डांगी का बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति में, और महम कांड जब हुआ उस टाइम पे आनंद सिंह डांगी की पहचान हुई थी एक हरियाणा की राजनीति में। उसके बाद वो 4-5 बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे भजन लाल की गवर्नमेंट में, और बहुत ही दबंग टाइप का जैसे एक छवि बनी हुई है आनंद सिंह डांगी की। ये बलराम डांगी जो विधायक है महम से, ये उन्हीं के बेटे हैं, और उनके ऑफिस पे फायरिंग की गई। फायरिंग करने के बाद तो एक बार तो ये आया कि हो सकता है किसी ने सिर्फ फुकरेपंथी में की है, पुलिस या स्टेशन के सामने है वो ऑफिस, पुलिस के बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने है। तो पहले तो ऐसे कोई बात नहीं आई, क्योंकि आनंद सिंह डांगी ने खुद भी, आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी, हमने सुनी है, कि वो उन्होंने कहा कि हमारी तो किसी से भाई कोई रंजिश नहीं है, और कभी ऐसा कुछ हमें लगता भी नहीं कि कोई हमारे ऊपर ऐसे फायरिंग क्यों करेगा। लेकिन जब बाद में एक पर्ची वहाँ पे मिली, उसमें लिखा गया था कि भाई कुछ पैसे की डिमांड की गई थी। हालांकि वो कितनी सच है कितनी झूठ है, उसमें ये भी था कि वो जो पर्ची में ना अमाउंट लिखना भूल गए थे। फिर पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो काफ़ी सरकार दबाव में भी थी, क्योंकि सीटिंग एमएलए के ऑफिस पे फायरिंग होना कोई छोटी बात तो नहीं है। सीएम साहब से 11 विधायक मिले, जिसमें बलराम डांगी खुद थे और 10-11 और भी विधायक थे। तो सीएम साहब ने उनको पूरा आश्वस्त किया था कि भाई हम इसमें पूरा एक्शन लेंगे, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई सुरक्षा आपको चाहिए तो सुरक्षा भी आप लीजिए। डीजीपी को भी तुरंत वहाँ पे फ़ोन कर दिया गया था, और फिर डीजीपी का खुद भी फ़ोन बलराम डांगी के पास आया था उस टाइम पे, कि भैया आपको विधायक जी कोई किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा आपको ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा पुलिसकर्मी लगा देते हैं, परिवार को सुरक्षा दे देते हैं। उस वहाँ तक तो मामला ठीक था, मामला ऐसा लग रहा था कि भी पुलिस ने एक्शन लिया, सरकार ने एक्शन लिया, मामला शांत हो गया। लेकिन आज यानी कि 26 जून को सुबह 8 बजे
बलराम डांगी के मोबाइल पे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है जिसमें वो सामैया कोई है एक लड़का जो विदेशी नंबर से मैसेज आया कि 500 रुपये तैयार रखना, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद आप देख लेना आपका क्या रिजल्ट होगा। ओपी जी, इस दुनिया में 4 तरह की मनी है। सबसे पहला जो क्रिमिनल एक्टिविटीज से पैसा कमाया जाता है उसको कहते हैं रेड मनी। जो ड्रग्स बेच करके, स्मगलिंग करके जो पैसा कमाया जाता है उसको कहते हैं पिंक मनी। जो टैक्स का पैसा चोरी करके बनाया जाता है पैसा उसको कहते हैं ब्लैक मनी। और जो मेहनत करके मेरे आप जैसे लोग, सैलरी वाले लोग, मिडिल क्लास के लोग जो पैसा कमाते हैं उसको कहते हैं वाइट मनी। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं ये सारा का सारा ब्लैक मनी कमा रहे हैं। और ये जब ब्लैक मनी हो गया तो वहाँ कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, और उनका सिर्फ एक टारगेट है, उनको पैसा कमाना है, चाहे किसी की जान जाए, चाहे कोई भी रूल तोड़ना पड़े, कितना ही बड़ा बलिदान देना पड़े। दे वांट मनी, क्योंकि ऐसा पैसा रिकॉर्ड में कहीं नहीं आता है। और ऐसे गैंगस्टर्स की लाइफ भी बहुत थोड़ी होती है। लेकिन यहाँ एक मामला दूसरा है। आपने जैसे कहा कि विदेश से कॉल आती है, वो कोई भी ऐसा देश हो सकता है। ऐसा है इंडिया की बहुत जगह तो बायलेटरल ट्रीटी है, अगर कोई क्रिमिनल है, कोई फ्यूजिटिव है तो उसको डिपोर्ट करके लाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ इंडिया की संधि नहीं है कि ना तो इंडिया उनको इस तरह का कोई क्रिमिनल उनके देश में कोई क्राइम करके भागा है तो इंडिया इज नॉट बाउंड, और ना ही वहां पर वो दे आर बाउंड टू सेंड द डिपोर्ट द फ्यूजिटिव। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क ये भी है, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स इंडिया की जेलों में बैठ करके अपने गुर्गों के थ्रू इस तरह का नेटवर्क भी चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स का नाम लेकर के किसी को भी धमकी दे डालते हैं। कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया उनका डेली एक ही काम है, सुबह तैयार होकर के और वो 10 12 15 फोन घुमाते हैं। अगर 2 के भी पैसे आ गए तो वो हजम, बाकी 8 का उनको कोई लेना देना नहीं है। सतसिंह जी, अब आप देखोगे इसमें ना सरकार, मैं तो ये कहूँगा सरकार की भी इसमें ये कमजोरी है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पुलिस के सामने कोई बदमाश टिक नहीं पाता। जब पुलिस अपने उस पे आती है रूप में, तो कोई बड़े से बड़ा बदमाश है ना, वो उसको घुटनों के बल लाने में पुलिस को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अब आप देखोगे कि हरियाणा में खासकर बदमाशों में ना, गैंगस्टर्स में एक होड़ लगी हुई है, एक होड़ लगी हुई, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन गैंगस्टर कितने ज़्यादा लोगों को फ़ोन कॉल करके ऐसे कोई पर्ची फेंक के या फायरिंग करके, मतलब उनके अलग अलग, उनके अपने अपनी अलग पहचान है कि ये फला गैंग के बंदे ने किया है। ज़्यादा गोलियां बरसाई तो ये भाऊ गैंग आ गया, किसी ने व्हाट्सएप कॉलिंग की तो रोहित गोदारा और बिश्नोई गैंग ने किया। अब ये जो फायरिंग की है बलराम डांगी के ऑफिस में, ये सामैया कोई है, कोई बंदा। अब ये देखिए, इससे पहले इसका कोई बड़ा नाम आम लोगों के बीच में नहीं था, लेकिन जब से बलराम डांगी के ऑफिस में फायरिंग की है उसका नाम भी अभी एकदम से लाइमलाइट में आ गया। तो यहाँ पे पुलिस का और सरकार का कोई डर आज के टाइम गैंगस्टर्स को नहीं है। नहीं तो इस तरीके की घटनाएं हैं या इस तरीके की जो हिमाकत ये लोग कर रहे हैं वो करने की हिम्मत नहीं दिखाते। और फिर एक बहुत ही समझने वाली बात ये है कि ये जो लोग विदेश बैठे हुए हैं या जेल में बैठे हुए हैं, ये हरियाणा के गांव में बैठे बेरोजगार युवा जिनकी उम्र 17, 18, 19, 20 साल के करीब है, इन्हीं वर्ग को टारगेट करते हैं। क्योंकि इस समय एस्पिरेशंस बहुत हाई होती हैं और
इनको टारगेट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई करता है। वो बड़ा गैंगस्टर्स है, लॉरेंस बिश्नोई बड़ा गैंगस्टर है, रोहित गोदारा बड़ा गैंगस्टर है, या किसी ABCD किसी का भी नाम है। पिछले दिनों पुलिस ने एक बहुत अच्छी पहल की। उन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो इस तरह के पेजेस चलते हैं, जो किसी भी गैंगस्टर का है, उसके जो फॉलो करने वाले हैं, वो युवाओं की एक पूरी लिस्ट बनाई और उनको गाँव में जाके ट्रैक किया और उनके घर तक पहुंचे। और जब घर तक पहुंचे तो उनको पता लगा तो 17 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का, एक तो +2 का भी लड़का, +1 +2 का लड़का मिला। और उनको घर वालों को पता ही नहीं कि उनका लड़का इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है। जब उन्होंने, पुलिस ने उनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग की, उनको बताया, तो उनके देयर पेरेंट्स वर शॉक्ड कि हमारा बेटा मोबाइल में लग रहा था, लेकिन इस तरह के ये काम कर रहा है, उस गैंगस्टर्स की प्रेज कर रहा है, उस गैंगस्टर्स को बड़ा बता रहा है, या उसको अपना भाई बता रहा है, उसको अपना गुरु बता रहा है, या उसको अपने आप को चेला डिक्लेयर कर रहा है, और उससे वो एक पावर वहां से ले करके, और वो अपनी हवा चारों तरफ बनाया बनाया गया कि मैं फलाने गैंग का बंदा हूँ। भाई भाई तो करके बोलते तो हैं। तो पुलिस ने ना, वो उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की और उनको वार्निंग दी कि अभी फर्स्ट टाइम है, और अगर दोबारा से किसी भी पेज को फॉलो करते हुए मिले या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में आप मिले, तो आपके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक बहुत बड़ा रीजन, मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, देखो इस मामले में कहना चाहूंगा, पिछले दिनों ना एक कार्रवाई हुई थी। जितने भी ऐसे सिंगर्स हैं जो गैंगस्टर्स पे, गैंगस्टर कल्चर पे, गन कल्चर को जो बढ़ावा देते हैं। बदमाशों पे जो गाने बनाते हैं, अब वो तो कहते हैं जी हमारे गाने बनाने से क्या होता है, युवा जो वर्ग है वो ग्लोरीफाई गन को, लड़की को, बंदूक, मतलब इस तरह की बदमाशी को, हवाबाजी को, स्टंटबाजी को जो ग्लोरीफाई करते हैं, उससे युवा बहकता है और वो इन जैसे गैंगस्टर्स का फिर वो शय लेता है, इनके पास में इजी मनी का रास्ता ढूंढता है, वो मेहनत का रास्ता छोड़ता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करता है, वो फौज पुलिस की तैयारी नहीं करता है। उसको लगता है कि कुछ इसी रास्ते से तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उसमें कुछ ऐसी लाइनें, चाहे जिंदगी 4 दिन की हो पर मजे की होनी चाहिए। सत्सिंह जी, सिंगर्स का तो काम दिख जाता है, क्योंकि वो गाने होते हैं तो वो हर बंदे के मोबाइल में होते हैं और वो किसी भी टाइम सुन सकता है, किसी भी फंक्शन में सुन सकता है। लेकिन आप देखोगे, जितनी ये जो कोविड का टाइम आया और उस टाइम पे जब ये वेब सीरीज का एक नया ट्रेंड निकल के आया सामने, तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो वेब सीरीज जो बन के आने लग रही है, और जो फिल्में आई है अभी पिछले, आप कुछ टाइम से देखोगे, चाहे वो फिल्म पुष्पा आप देख लीजिए, चाहे धुरंधर आप देख लीजिए, चाहे और भी जितनी मूवी आई है, अविनाश पांडे अपने हीरो तक के ही है, वो वेब सीरीज है, रक्त मूवी आई है, रणदीप हुड्डा की है, मिर्जापुर आई है, अविनाश मिश्रा, सॉरी। हाँ। तो ये जितनी भी वेब सीरीज या फिल्में आई है ना, इससे भी युवा अपने आप को ना वो गैंगस्टर की नज़र में अपने आप को प्रेजेंट करने लग गया है कि मैं पुष्पा बन के ऐसे कर सकता हूँ, मैं सब चीज़ों को घुमा सकता हूँ, मैं इस देश पे राज कर सकता हूँ, मैं इस स्टेट पे राज कर सकता हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मैं फला जाति में प्राउड फील करते हैं। तो ये जो फिल्में है ना, ये जो फिल्में और आपने कहा ये जो सिंगर है, इनका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है यूथ पे पड़ा है। और जो सरकार है, पता नहीं इनको ये सेंसर बोर्ड इन फिल्मों को मंजूरी कैसे दे देता है। नहीं ओपी जी, आप फिल्मों पे चले गए, वो ठीक है, आप ही देखिए। अब आप हालात देखिए, सरकार की बात सुनिए। अब आप शहर में निकल जाइए, चौक, किसी भी चौक पे निकल जाइए, वहां पर आपको एक शोरूम जैसा कुछ चमकता हुआ दिखाई देगा। वो ठेका होता है। वो दूर से 1 किलोमीटर दूर से वो आपको ऐसा चमकता हुआ दिखाई दे जाएगा जिसका मन ना भी करे, जिसने कभी ना भी पी हो, उसका भी मन एक बार ललचा जाएगा, एक बार अंदर जाके तो देखो। और साथ में सरकारी स्कूल होगा,
सरकारी हॉस्पिटल होगा, वहाँ अगर आप घुस जाओ तो आपका मतलब चक्कर आ जाए, 2 मिनट तो आप रुक नहीं इतनी सकते वहाँ बदबू, पे। इतना कुछ सिस्टम है, स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री टूटी पड़ी है, स्टेडियमों का बुरा हाल है। तो सरकार की प्रायोरिटी क्या है? सरकार की प्रायोरिटी शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकम इनकम नहीं, मतलब इस तरह की इनकम। तो अगर वो इस तरह की रैंडम इनकम, इस तरह की ब्लेटेंट इनकम, इस तरह का अगर उनको इनकम चाहिए तो फिर हालात वही होंगे जो आज हो रहे हैं। सिंह जी, उनको आप धमकी मिली है। ये जो एक्साइज से जो इनकम होती है या और जो अलग अलग जो टैक्सेस जो सरकार ने लगा रखे हैं, टोल टैक्स लगा लीजिए और बहुत सारे टैक्स हैं, उनसे जो इनकम होती है वो सही बात है कि भाई आप वो करते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो युवा है उनके लिए सरकार ने सोच क्या रखा है। जॉब उनके लिए नहीं है, आप उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए आप कोई योजना नहीं है। वो जी 60% जो है ना एग्रीकल्चर पर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी आज भी। और एग्रीकल्चर का क्या हाल है, हर माँ बाप ये कहता है जीवन में तू कुछ भी कर ले, खेती भी मत करना, खेत क्योंकि से बाहर निकल जा, खेत एक से बार बाहर निकल जा। अब ये तो हमने सुना है, हम बड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अपने माँ बाप को, हमारे चाचा ताऊ को, उनको देखा है किस तरह से मिट्टी में मिट्टी हुए। मिट्टी मत और हो कर भाई, औ, कुछ औ, कर ले। और आप ये मानिए, एक बरसात आई, एक बाढ़ आई, एक सूखा पड़ा, सारी 6 महीने की फसल बर्बाद। और साल में दो दो बार, दो फसलें होते ना, दो दो बार सब कुछ खराब हो घाटे जाता। का सौदा और है अब बैक आज के टू टाइम बैक। में, खेती आज के टाइम में घाटे का सौदा है। पहले खेती जो है ना वो घाटे का सौदा नहीं होती थी सत सिंह जी, और खर्चे ना के बराबर होते थे परिवारों में। आज आप देखोगे कि जो सिंपल छोटी सी फैमिली है, अगर 4 परिवार जिसमें 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ हैं, तो 4 बच्चों का एक छोटा सा परिवार है, तो वो अगर सिटी में रहता है या किसी कस्बे में रहता है और उसके पास जॉब नहीं है, वो कोई छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करता है उनमें से एक, तो आप अपने बच्चों को ना तो एजुकेशन दिलवा सकते, ना आप एक कोई गाड़ी आप ले सकते हैं जिसमें आप अपने ऑफिस में चले जाएं या किसी रिश्तेदारी में चले जाएं। आप का खुद का मकान है तो सरवाइव आप कर पाएंगे, रेंट के अगर मकान में है तो आप रेंट नहीं दे पाएंगे। ये हालात आज के टाइम में है। तो महंगाई कितनी ज्यादा है। 2000 तक आपको बताता हूँ कि देखो, पॉलिटिक्स तो हरियाणा में पहले भी थी, लेकिन उसके बाद एक कल्चर चला कि किसी भी पार्टी के आप अंधभक्त बन जाओ और वो आपको नौकरी लगवा देंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी से नौकरी लगवाए भी। अब वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती हैं जो पहली सरकारों में रही हैं, उन्होंने ओबलाइज किया है लोगों को खूब, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हो, एरिया स्पेसिफिक हो, गोत्र स्पेसिफिक हो, और उनको देख करके बाकी सबको लगा कि जीवन में किसी भी नेता का झंडा उठा लो और उसकी जयकारी लगाओ और बदले में नौकरी पाओ। और ना सिर्फ खुद की नौकरी, वो अपनी बीवी की नौकरी भी लगवाएगा, वो अपने साले को भी लगवाएगा, वो अपने और बाकी 10 काम करवाएगा, पुलिस के काम भी करवाएगा। ये भी चीज़ है ना, लोगों को बहुत अट्रैक्ट की, तो उन्होंने मेहनत का रास्ता छोड़ करके नेताओं के पीछे पड़ गए। और नेताओं को तो यूज करना आम आदमी को बेहतर आता, काम एक का करेंगे और फायदा 1000 लोगों से उठा ले जाएंगे, क्योंकि वो एक को नौकरी दी, वो 1000 लोगों पर इम्पैक्ट डालती है। वो दिन रात उस नेता के गुणगान गाते रहते परिवार का हैं। तो क्या है ना कि जीवन सतर ही सुधर जाता है ना। अच्छे घर में शादी हो जाएगी, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो वो तो फिर एक रोल मॉडल बन जाता है ना औरों के लिए कि देखो और इसको फिर नौकरी जब लगी तो फिर ये। जब उसका नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि उसने मेहनत करनी छोड़ दी है, पढ़ाई भी नहीं की है, कोई स्किल एक्वायर नहीं की है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? वो इसी तरह से गलत रास्तों पे चलता हुआ जाता है। और कई बार तो नेता लोग भी उसको मिसयूज कर लेते हैं। कोई कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप आज के टाइम में, जैसे अभी फिर हम अपना ये पॉडकास्ट अब खत्म करने वाले हैं, तो जैसे पहले राजनेताओं को मैंने कहा कि भाई से कितना भी बड़ा गैंगस्टर होता था सत सिंह जी, राजनेता को नहीं आंखें दिखाता था, राजनेता के बगल से भी नहीं जाता था। उनको पता था कि ये आपको अंदर करवा देगा, ये आपको निपटवा देगा। लेकिन आज राजनेताओं को ही धमकी मिल रही है, उनसे ही रंगदारी मांगी जाती है। तो आम आदमी जो पहले जब भी उस पे कोई संकट आता था
किसी की बदमाश की या कोई धमकी आती थी, कि आम आदमी की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले भाग के वो अपने लोकल नेता के पास जाता था। बात ये है, जंगल में आग लग चुकी है, किसी का घर सेफ नहीं है, चाहे वो आम आदमी का घर है, चाहे वो डॉक्टर का घर है, चाहे वो बिजनेसमैन का घर है, चाहे राजनेता का घर है। जब तक इस इशू को स्ट्रिक्टली, जब तक इस इशू को पूरे सिंसियरिटी से सरकार डील नहीं करेगी और लोग, समाज और हर वर्ग जब तक सरकार का, पुलिस का सहयोग नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ऐसे लोगों को शेल्टर देना नहीं करेगा, तब तक ये आग जो लगी हुई है तब तक ये बंद नहीं होगी। तो साथियों, आज के हमारे इस गंभीर विषय पर हमने एक विचार आपके सामने किया है और आपके भी जरूर इस बारे में विचार होंगे। प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो सके। नमस्कार। नमस्कार।